न्याय व्यवस्था वाकई में हमारे देश की, मैं ये कहूंगा कि लगभग खत्म होने के कगार पे है। वो जनता के सामने आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वही जज उसके बाद में जब चीफ जस्टिस बनता है तो सरकार के पक्ष में ही सारे फैसले करता है, और वही जज जब चीफ जस्टिस से रिटायर हो जाता है तो 3 या 4 महीने बाद राज्यसभा में एमपी बन के आ जाता है। पहला तो दुख का विषय यही है कि एमएलए खुद अपने आप को, अरे तुम इंसान हो या कीड़े मकोड़े या मतलब जानवर हो या मतलब एक सब्जी तरकारी भाजी, क्या हो तुम? वस्तु हो जो बिक रहे हो। ये पहले उन्हें भी सोचना चाहिए, लेकिन वो नहीं सोच रहे और उन्होंने अपने आप को मंडी में ले जाके रख ही दिया है कि भैया यहां रखे, जो दाम लगाए हमें खरीद ले। अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं अपने आप को और देश में आपका शासन है, तो आपको अच्छी परंपरा डालनी चाहिए या गलत परंपरा? आप इस लोकतंत्र को, इस संसद को, इस विधानसभाओं को मंडी बनाना चाह रहे हैं एमपी और एमएलए की खरीद फरोख्त की। तो राजस्थान में अगर सोच लिया कि सत्ता उन्हें गिरानी ही है और बीजेपी की सरकार बनानी ही है, तो आप 38 करोड़ की बात नहीं, वो 40 भी देंगे, 50 भी देंगे, 100 करोड़ भी देंगे। पैसे की उनके पास में कोई कमी नहीं है, क्योंकि देश बेशक बर्बाद हो गया हो, देश पूरी तरह से खोखला हो गया हो, देश के खजाने में कुछ ना हो, लोगों की चाहे सैलरी भी काट ली जाए, लोगों को नौकरी से निकाल भी दिया जाए, अभी जैसे एयर इंडिया के लोगों को 5 साल की छुट्टी पर भेजा गया है, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन एमएलए एमपी खरीदने के लिए उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इतना पैसा इकट्ठा बीजेपी ने कर लिया है कि सत्ता चाहिए एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। तो बीजेपी ने तो यह धंधा बना रखा है, वो देश की सेवा के लिए नहीं, हालांकि कहते सेवा के लिए हैं, पर सेवा से मतलब नहीं है उनका, मतलब है मेवा से, स्वार्थ से, सिर्फ पैसे से मतलब है, सत्ता से मतलब है, इसके अलावा उसका कोई नहीं है। उस सरकार को जो संवैधानिक रूप से चुनी गई है, उस सरकार को गिराकर पैसे के दम पर आप विधायकों को खरीद रहे हैं। यह तो सही है कि विधायक बिकने के लिए तैयार है तो कोई भी खरीद लेगा, लेकिन कौन खरीदेगा? क्या आपको इस परंपरा को, इस गलत परंपरा को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, इसको खत्म नहीं करना चाहिए? इस चीज को समझने के लिए भाजपा की संस्कृति को समझें और सत्ता की जो हवस भाजपा के अंदर है उसको समझें। ये जो अभी आपने सारे उदाहरण दिए, कर्नाटक का, गोवा का और मध्य प्रदेश का और अब ये राजस्थान का, इससे पहले उधर भी हो चुका है, त्रिपुरा वगैरह में भी हुआ है। ये वो सारी की सारी चीजें हैं जो सत्ता की हवस जो बीजेपी के अंदर है उसको दिखाती हैं, और सत्ता के लिए सारे नियमों को, सिद्धांतों को, कानूनों को, संविधान को ताक पर रखकर बीजेपी जो सत्ता हासिल करनी चाहती है उसको दिखाती है। बीजेपी के लिए सत्ता से अलग कोई दूसरी चीज है नहीं, उसके लिए वो कुछ भी करेगी। आप एक उदाहरण समझें, इस समय महामारी चल रही है, कोरोना का संकट पूरी दुनिया में चल रहा है और लगभग 1,40,00,000 लोग से ज्यादा पूरी दुनिया में संक्रमित हैं। हमारे देश में आज जिस समय आप और हम बात कर रहे हैं 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे दौर में भी बीजेपी बिहार में चुनाव के लिए सब कुछ ताक पर रखकर उसमें लगी हुई है, उसकी तैयारियों में लगी हुई है। तो समझ में आ जाता है कि बीजेपी के लिए सत्ता से अलग कुछ नहीं है। सत्ता के लिए वो जो कुछ भी बेच सकती है, जो कुछ भी बर्बाद कर सकती है, उसमें वो जरा भी झिझकेगी नहीं, जो सब आप देख रहे हैं। बीजेपी आज की तारीख में इस महामारी में उसको होना चाहिए कि इस महामारी से कैसे हम लोगों को बचाएं। पर आपने एक अजीब तमाशा देखा होगा, जिस समय देश में कोरोना के 500 मरीज थे,
लॉकडाउन शुरू किया गया, बड़ी सख्ती से शुरू किया गया, 2 महीने तक उसे चालू रखा गया। और आज जिस समय 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लॉकडाउन नहीं है, अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। और सिर्फ ये कह दो कि आप मुंह पे अपना मास्क लगा लीजिए, 2 मीटर की दूरी रखिए और बाकी जाए भाड़ में। और हालत ये हो गई है कि 80 करोड़ लोगों को, और कभी कभी 81 करोड़ भी कहते हैं, बीजेपी वाले 5 किलो अनाज और 1 किलो चना देने की बात हर महीने की करते हैं, जिसे नवंबर तक बढ़ाकर ले गए, क्योंकि नवंबर तक बिहार में चुनाव हो जाने हैं। तो सब कुछ जितना भी इसका फ्रेमवर्क है, जो भी कुछ है, वो सिर्फ सत्ता सत्ता सत्ता, राजनीति, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी देश, जनता, लोग भाड़ में जाओ, मर जाओ, बेरोजगार हो जाओ, उनकी आंखों के सामने दफन हो जाओ, कुछ उन्हें लेना देना नहीं है। ये जो खरीद फरोख्त की बात आप कह रहे हैं, यह बीजेपी के जो एक मंत्री जी कह रहे हैं, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, 38 करोड़ रुपए एक विधायक की है, तो मैं समझता हूं 38 करोड़ तो अभी कम ही है, अभी तो बोली बढ़नी चाहिए। क्योंकि आपको ध्यान है कि जो कर्नाटक में विधायक खरीदने की बात थी, एक विधायक 100 करोड़ में खरीदने की बात थी, जो सारी हल्ला मचा, चर्चा हुआ, और उसमें एक ये भी था कि एक व्यक्ति, एक विधायक जिसने रिजाइन किया था, उन्हीं में था, बिकने वाले विधायकों में। वो अगले ही दिन एक कार लेके आए थे, गाड़ी लेके आया था, जिसकी कीमत शायद 12 या 13 करोड़ रुपए थी। 38 करोड़ या आगे 40 करोड़ भी हो सकते हैं। और उन्होंने अगर सोच लिया है कि हमें राजस्थान में सरकार गिरानी ही है, एक चर्चा तो यह भी आ रही है कि छत्तीसगढ़ में भी यह प्रयास किया जा रहा है। नहीं, बीजेपी की गलती यह है कि आप विधायक खरीद रहे हैं। अगर खरीदने के लिए तैयार है तभी तो कोई बिकने के लिए आ रहा है ना। आप आ रहे हैं, आप चाहते हैं सत्ता में आना, कौन मना कर रहा है आपको? बीजेपी ने इस लोकसभा इलेक्शन के बाद में बीजेपी ने कहा था कि उन्हें 17 राज्यों में 50% से लेकर 60% वोट मिली लोकसभा में, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए ना जीत के। भाई आप इतने वोटें लेके, आपके पास इतनी वोटें हैं, तो आप इलेक्शन में, चुनाव में जीत कर आइए, अपनी सत्ता बनाइए। कौन रोक रहा है आपको? कौन मना कर रहा है और कौन रोक सकता है? इसी राजस्थान में इसी कांग्रेस ने बीएसपी के 6 के 6 विधायकों को अपने में मिला लेके बिना पैसे के मिल गए क्या? वो बिना लालच के मिल गए क्या? ऐसे सनातन, ऐसे वो साधु हैं, ऐसे सन्यासी हैं, ऐसे ईमानदार हैं जो वहां गहलोत जी की सरकार में चले गए। वो निश्चित रूप से उनकी कोई कीमत लगी होगी, निश्चित रूप से उनकी कीमत दी गई होगी, और दी किसने गई होगी? जिसके यहां गए हैं। तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस ने भी उसकी कीमत लगाई होगी और कांग्रेस ने भी वो खरीदे होंगे, आज उन्हीं के सामने है। तो दिक्कत तो यही है कि दोनों पार्टियां यही काम, जहां मौका लग जाता है, जैसा मौका लग जाता है, वो कर रहे हैं। तो जो परंपरा आप डाल रहे हो, ये दोनों को ही देखना है कि जो परंपरा आप डाल रहे हो, ये गलत परंपरा है, और इस परंपरा से लोकतंत्र की हत्या होगी, और लोकतंत्र की हत्या इस देश का संविधान और देश की, मतलब इस देश की हत्या हो जाएगी, इस देश की जनता का विनाश हो जाएगा। क्योंकि जो विधायक, जो सांसद आपके क्षेत्र का बिक जाए, तो मैं समझता हूं जनता को उसका इंतजाम करना चाहिए, उसकी क्षेत्र की जनता को। जिस क्षेत्र में वो जनता, जहां का वो विधायक चुन के आया है, जहां से, या जहां से वो एमपी चुन के आया है, सांसद चुन के आया है, उसका इलाज उस क्षेत्र की जनता को करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को क्षेत्र में न घुसने दिया जाए, उसको जहां भी हो पकड़ के उसका बहिष्कार किया जाए, सामाजिक बहिष्कार किया जाए। यह काम जनता को करना है। दूसरी एक बात, एक बड़ी दिक्कत यह होती है, इसमें मैं ये कहूंगा कि नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। देश की जनता बहुत बड़ी संख्या में अनपढ़ है, उसको जानकारी नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि क्या क्या हो रहा, कैसे कैसे होता है। उसे तो अपनी रोजी रोटी से ही फुर्सत नहीं है। उसे रोटी आराम से मिल जाए, वक्त पर मिल जाए, तो वो समझती है कि भाई तेरा तो वाकई में जीवन ठीक ठाक है, बहुत कुछ। पर उसे नहीं मालूम है कि जनता के नाम पर, उस भोली भाली जनता के नाम पर, जो इन एमपी और एमएलए को चुन के भेजती है, लाखों करोड़ों नहीं, अरबों खरबों का खेल होता है।
कैसे बेच दिया जाता है, उन तक को बेच दिया जाता है। उनके नाम पे योजनाएं जो हैं उनको बेच के लूट लिया जाता है पैसा, और ये अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा काम हो सकता है, लेकिन वो हो तभी सकता है कि जब कोई ईमानदार नेता, ईमानदार सरकार शासन में आए। ये तभी संभव है कि जनता को प्रॉपर तरीके से एजुकेट किया जाए, शिक्षित किया जाए। जजेस ऐसे भी इतने ईमानदार और देश के लिए, समाज के लिए समर्पित हैं, जिसमें एक नाम मैं बहुत आराम से ले सकता हूं, जस्टिस एस मुरलीधरन। आज के समय की अगर बात करूं, हालांकि इससे पहले और भतेरे नाम हैं, जस्टिस संतोष हेगड़े, जस्टिस के रामास्वामी, जस्टिस आरसी लाहौटी, ऐसे कितने ही जज हैं, जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर, ऐसे कितने जजेस जिन्होंने देश की जनता के हित में काम किए। लोगों के, जो गरीब लोग हैं, शोषित पीड़ित दबे कुचले लोग हैं, उनके हक में फैसले दिए। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी ईमानदारी की कसम खाई जा सकती है। लेकिन और वर्तमान में जो मैं जस्टिस एस मुरलीधरन का उदाहरण आपको दे रहा हूं, दिल्ली दंगों के विषय में आपने देखा कि जिन्होंने रात में ही आदेश पारित किया और उन्होंने कहा कि पुलिस को आदेश दिए कि जो भी घायल लोग हैं उनको तुरंत मेडिकल फैसिलिटी जो है उपलब्ध कराई जाए, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और उन्होंने ही कहा कि ये जो 3 नेता हैं बीजेपी के, जो अनुराग सिंह ठाकुर है और ये मिश्रा है और इसके अलावा जो प्रवेश वर्मा है, कि इनके जो भड़काऊ भाषण, जो सीडी जिनकी चला के दिखाई, स्वयं हाई कोर्ट की ओपन कोर्ट में जो दिखाई, उनके खिलाफ कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई, ये बताए, इसका जवाब दे। ये सब कुछ किया तो एक, और उसके बाद में क्या हुआ कि रातों रात उनका ट्रांसफर कर दिया गया। और उसका नतीजा आज ये है, आप दोनों चीज देखिए कि एक जज है उसी मुकदमे में, वो इंसाफ की बात कर रहा है, न्याय की बात कर रहा है और कह रहा है कि इनकी भड़काऊ स्पीच है, इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उनको हटा दिया जाता है। उसके बाद दूसरे जो जज आते हैं 1.5 महीने की डेट दे देते हैं। और अभी आपने देखा 5-6 दिन पहले, हफ्ते भर पहले आई है कि कोर्ट ने इन तीनों लोगों को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है। तो ये क्या है? ये कोर्ट का मैनेजमेंट नहीं है क्या? कोर्ट मैनेज नहीं हुई है क्या? ये न्याय है? अगर इनकी भड़काऊ स्पीच नहीं है, ये इनकी भड़काऊ स्पीच से दंगा नहीं भड़के हैं, जबकि एक कट्टर हिंदू ग्रुप जो बनाया गया व्हाट्सएप का, उसमें लगातार कपिल मिश्रा की वीडियो चलाई जाती रही जिससे दंगा भड़का। अगर ये भड़काऊ नहीं है तो कौन सी भड़काऊ? लेकिन उनको खुली छूट दे दी गई। आपने राफेल के मामले में देखा, जिन चीफ जस्टिस की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने राफेल के मामले में गवर्नमेंट को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने के समय में ही जो राम मंदिर वाला मुकदमा आया, मतलब ये जो सारी चीजें हैं, ये इस बात को सिद्ध करती हैं कि इस देश की न्यायपालिका लगभग खत्म हो चुकी है। एक और चीज से आप इसको समझें कि जिस समय ये कोरोना संकट चल रहा और प्रवासी मजदूर अपने घर जा रहे थे, लगातार बेचारे सड़कों पर दौड़ रहे थे, सड़कों पर चल रहे थे, अपने बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, माताओं और पिताओं को लेकर, बूढ़ों को लेकर, और गर्भवती जो महिलाएं वो भी चल रही, यहां तक कि बच्चों का जन्म भी सड़क पर हुआ, ऐसे भी उदाहरण हैं। इन सारे हालत में सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन सुनने से मजदूरों वाली मना कर दिया था। उसके बाद जब अलग अलग कई हाई कोर्ट ने, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट, जिसमें बेंगलोर हाई कोर्ट, और जिसमें जो आपके नीचे तमिलनाडु हाई कोर्ट वगैरह, ये जो सब, इनसे हाई कोर्ट से कुछ फैसले आए, और फिर सुप्रीम कोर्ट के कई एडवोकेट्स ने चिट्ठी लिखी चीफ जस्टिस को। उसके बाद में सुमोटो लिया गया 2-2.5 महीने बाद, और फिर कहा गया कि 15 दिन के अंदर इनके विषय में बताएं। तब क्या बताना था? तब तक तो सारे मजदूर, जो प्रवासी मजदूर थे, अपने घर पहुंच सके। ये वो चीजें हैं जो इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि न्यायपालिका की जो जिम्मेदारी संविधान ने उसको दी, उसको निभाने में वो पूरी तरह से इस समय असफल है। अगर अदालतों से ही न्याय नहीं मिलेगा तो आदमी कहां जाएगा, व्यक्ति कहां जाएगा? उसके पास अगर आखिरी कोई सहारा है कि मेरा कोई नहीं सुनेगा, मेरे गांव का प्रधान नहीं सुनेगा, कोई शासन प्रशासन नहीं सुनेगा, एसपी कलेक्टर नहीं सुनेगा, मिनिस्टर नहीं सुनेगा, तो मैं कहां जाऊंगा? मेरे पास अदालत, अदालत तो सुनेगी, पर जब अदालत भी ना सुने तब स्थिति क्या होगी? और वो यही स्थिति है। और मैं इसीलिए एक उदाहरण देता हूं, लोगों को यह समझना चाहिए। मार्टिन लूथर किंग ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही थी। उन्होंने कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस
एवरीवेयर, यानी कि अगर कहीं भी अन्याय हो रहा है, कहीं भी अन्याय हो रहा है, तो वो न्याय के लिए हर जगह खतरा है। और एक उदाहरण आपको दूंगा, उसके बाद मैं बात खत्म करूंगा। इसको समझना चाहिए, समझाने के बतरे तरीके हैं, लेकिन फिल्म एक बहुत जबरदस्त माध्यम है, बड़ा सशक्त माध्यम है समझाने का। जॉली LLB 2 फिल्म आई अक्षय कुमार की। उस फिल्म के आखिरी उसमें जो जज साहब फैसला देते हैं, एक बात उन्होंने कही थी कि चाहे कितनी भी बुरी स्थिति हो, लेकिन आज भी लोग, अगर उनके बीच में, दो लोगों के बीच में कोई बात हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, या कहीं उन्हें न्याय ना मिले, तो वो कहेंगे आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें अदालत में देखूंगा। मतलब अदालत पर भी कितनी बुरी स्थिति होने के बावजूद भी लोगों का भरोसा अभी भी अदालत पर है। तो वो कहते हैं जज साहब उस फिल्म में कि मेरे जैसा हर व्यक्ति जो इस सीट पर बैठा है, न्याय की सीट पर बैठा है, उसका यह कर्तव्य है कि वो जनता के इस भरोसे को न टूटने दे। लेकिन आज भरोसा लगातार टूटता चला जा रहा है, और संविधान द्वारा इतनी ताकत दिए जाने के बावजूद भी अदालत लोगों के प्रति इंसाफ करने में कहीं ना कहीं बहुत पीछे चली गई।